मुजफ्फरनगर में अपराध नियंत्रण और आपातकालीन पुलिस सेवा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए डायल 112 को 12 अत्याधुनिक दोपहिया वाहन मिले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन दोपहिया वाहनों का मुख्य उद्देश्य आमजन तक त्वरित पुलिस सहायता पहुँचाना और आपातकालीन सूचनाओं पर कम समय में मौके पर पहुँचकर प्रभावी कार्रवाई करना है। खासतौर पर संकरी गलियों, भीड़ भाड़ वाले बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में ये बाइक पीआरवी काफी उपयोगी साबित होंगी, जहां चार पहिया वाहन पहुंचने में अधिक समय लेते हैं। इस दौरान एसएसपी ने यूपी 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर सूचना पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। महिला सुरक्षा, सड़क हादसे, चोरी, विवाद और अन्य आपात स्थितियों में तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से लैस इन वाहनों के संचालन से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। देखिए, 12 गाड़ियां जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ 112 की तरफ से मिली है। हमारी 9 गाड़ियां कंडम हो गई थी, उनके बदले में 12 गाड़ियां मिली है। तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए हमारे लिए एक स्ट्रेंथन कर ली कि बहुत महत्वपूर्ण है। और विभिन्न थानों में जहाँ पर थोड़ा अपराध का जो पैराग्राफ है थोड़ा ज़्यादा होता है, उनमें हमने गाड़ियाँ उनको आवंटित की है। जैसे भोपा है, तितावी है, छपार है, चरथावल है, कतौली है, शहर में सिविल लाइन्स है, खालापार है और कोतवाली है और हमारा जो मंडी है। इस तरह के थानों पर हमने ज़्यादा आवंटित किया है ताकि जो हमारा ग्राफ है उसको कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ पब्लिक के हित के लिए, चूँकि इवेंट पर ये अटेंड करती है गाड़ी, तो जाम के लिए भी इसको ब्रीफ किया गया कि कहीं जाम लगा है तो उसको स्पॉन्टेनियस अपना जो रिस्पॉन्स करें। और निश्चित तौर से मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए एक नई ताकत है, नया अध्याय जोड़ेगी। और निश्चित तौर से 12 गाड़ियाँ जो नई मिली हैं, आप देखें नई गाड़ी का थोड़ा अपना ही एक बहुत अच्छा एनर्जी होती है। उसके हिसाब से एक अच्छी ड्यूटी करेंगे और अच्छा कर्तव्य निभाते हुए एक अच्छे पुलिसिंग का जो है ये आगे जाके हमारा अच्छी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। मुजफ्फरनगर में 23 मई को महाराजा भागीरथ जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर संयुक्त हिंदू महासंघ कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में शोभा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और इसे सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला आयोजन बताया गया। नेताओं ने कहा कि इस शोभा यात्रा में सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और महापुरुषों के आदर्शों को जनवरी से जनवरी तक पहुँचाया जाएगा। 23 मई को महाराजा भगीरथ जयंती के अवसर पर सैन्य एकता युवा संगठन के द्वारा जो एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, आज उस संबंध में बैठक हुई। वह शोभा यात्रा को बहुत अच्छी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी जी, पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी, पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल जी, समाजवादी पार्टी नेता राकेश शर्मा जी सहित अनेक सामाजिक व हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, क्योंकि संयुक्त हिंदू मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि सभी जितने भी महापुरुषों की शोभा यात्राएं होती हैं, सभी शोभा यात्राओं में सर्व समाज की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए, ताकि शोभा यात्राओं के माध्यम से वे महापुरुषों की जयंती के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा सके। क्योंकि हमारा मानना है कि महापुरुष किसी भी जाति के हों, उन्होंने हमेशा सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य किया है। महाराज भगीरथ जी के द्वारा जो महान तपस्या कर गंगा माता को पृथ्वी पर लाया गया था, आज गंगा माता के द्वारा, गंगा मैया के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज के उत्थान का कार्य गंगा जल के द्वारा होता है। इसलिए हमने इस भगीरथ जयंती पर सभी सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया है और सभी सर्व समाज के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। मुजफ्फरनगर में दिव्यांग समाज के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में दिव्यांगजनों ने कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई हैं, जिनमें पेंशन राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए करने,
सभी दिव्यांगों के अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने और उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए बिजली मुफ्त करने, पूरे भारत में निःशुल्क बस पास की सुविधा देने और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक 10% आरक्षण लागू करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दिव्यांगों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% आरक्षण दिया जाए और सरकारी व निजी स्कूलों की किताबें समान स्तर की हों, ताकि शिक्षा में समानता सुनिश्चित हो सके। दिव्यांग संगठनों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही उचित कदम उठाएगी। मेरा नाम आफ्ताब आलम है जी। यो विकलांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मामला चल रहा। हम ज्ञापन देते आ रहे, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया हमने, क्या नाम उनके प्रतिनिधि ने लिया जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे। तो मेरी गुजारिश माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से, कि विकलांगों पर गौर दिया जा। क्या नाम इतनी महंगाई के कारण क्या नाम बहुत महंगाई होगी, बड़े परेशान हुए फिर रहे विकलांग। इनकी कम से कम 5,000 रुपये महीना पेंशन होनी चाहिए और दूसरी बात इनके बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा पे क्या नाम किताबें एक सी होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में भी और क्या नाम सरकारी स्कूलों में भी। इन्होंने एक दुकान खोलने का काम कर रखा प्राइवेट स्कूलों ने। मेरी गुजारिश है बार बार प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, विकलांगों पर ध्यान दिया जा, नहीं तो आने वाले टाइम में बड़ा व्यवस्था खराब हो जाएगी। और अगर जो इन चीजों पर ध्यान न दिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम कई दफा ज्ञापन दे चुके हैं। क्या नाम दिल्ली के अंदर भी हमारा जंतर मंतर पे क्या नाम धरना प्रदर्शन चल रहा। हमारी समिति के महाराष्ट्र से, गुजरात से, पता नहीं आसाम, बंगाल से काफी लोग आए हुए वहां से। तो हमारी क्या नाम तबीयत खराब होने के कारण हम ना गए, तो हमने जिले स्तर पर करने का काम करा। यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया हमने। मेरी बार बार गुजारिश है, फिर मांग पूरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें बता रहा, हम आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। हम ज्ञापन छपवाएंगे, सारी जगह कंप्लेंट करेंगे, ऑनलाइन क्या नाम सारा क्या नाम सब नंबरों पर फोन करेंगे। कहीं लाखों की तादाद में हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर विकलांग है और यहाँ से क्या नाम झेलना मुश्किल हो जाएगा इन्हें। क्या नाम हम बता रहे क्या नाम, या तो क्या नाम हमारी व्यवस्था सुधार ले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य हम जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, मैं बता रहा आप लोगों को। मुजफ्फरनगर में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमीन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी के नेतृत्व में यह ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें त्योहार से पहले क्षेत्र में विशेष साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सुचारू बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि बकरीद के दौरान कुर्बानी के बाद अवशेषों के तत्काल निस्तारण के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जाए। साथ ही मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में चूना और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि किसी प्रकार की बीमारी फैलने की आशंका न रहे। इसके अलावा त्योहार के दौरान विशेषकर नमाज के समय बिजली कटौती न करने और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने की मांग भी प्रशासन से की गई। संगठन का कहना है कि रात के समय नमाज और लोगों की आवाजाही को देखते हुए सड़क और मोहल्लों में पर्याप्त रोशनी जरूरी है। ज्ञापन में जलभराव और नालियों की सफाई का मुद्दा भी उठाया गया। एमीन पदाधिकारियों ने प्रशासन से अपील की कि नगर पालिका और विद्युत विभाग को समय रहते आवश्यक निर्देश दिए जाएं ताकि त्योहार के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरा नाम इमरान कासमी है, MIM से जिला अध्यक्ष हूँ। अभी ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार आ रहा है, तो इसी मद्देनजर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया कि हर जिले से साफ सफाई और लाइट वगैरह को लेकर ज्ञापन दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञापन लेकर आए हुए हैं और इस वक्त में भीषण गर्मी पड़ रही है और लाइट की इतनी प्रॉब्लम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो नमाजें होती है हमारी, जब लाइट चली जाती है अंधेरे में नमाज पढ़ने को मिल रही है इस गर्मी के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि इस पवित्र मौके पर लाइट साफ सफाई का अच्छी तरीके से इंतजाम किया जाए। और ये कुर्बानी का त्यौहार होता है, जो लोग जानवर लाने ले जाने में उनको किस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारी चीज़ के अंदर लिखी हुई है। ये सारी चीज़ हमने इसके अंदर लिखी है और DM साहब को दिया है। देखिए हम चाहते हैं पूरे जिले के अंदर साफ सफाई का अच्छी तरह इंतजाम किया जाए। कितनी जगह ऐसे कूड़े ढेर पड़े हुए हैं। अभी हमारे एक साथी उन्होंने भी ज्ञापन दिया है, शहर के अंदर बता रहे थे, भाई दिलनवाज हमारे जिला सचिव है, और भी कई जगह की घटनाएं हैं। अच्छा प्रशासन तरफ से गाइडलाइन दी जाती है कि नाले से खून बाहर ना आए, ये ना हो वो ना हो, लेकिन जो सफाई नहीं होगी, नाले साफ नहीं होगी तो जाहिर सी बात बाहर आएगा। तो हमने मीटिंग रखी थी थाने के अंदर, वहाँ पर भी हमने ये बात रखी है, जितने नाले हैं नालियाँ हैं इनकी अच्छी तरह सफाई कराया जाए ताकि कुर्बानी का खून बाहर ना आए। और आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि मजहब इस्लाम वो है जिससे किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं
तो कुर्बानी को पर्दे से अच्छी तरह करे, साफ सफाई से करे, अपने पड़ोस में अपना कोई हिंदू भाई क्यों ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये हमारा मकसद है। देखिए ये हमारे, मैं नहीं बताता हूँ, ये भी मुद्दा है हमारे देश के अंदर, इसको मुद्दा बना के रखा, गाय मंदिर मस्जिद, सरकार पूरी इसी के ऊपर चल रही है। जबकि हमारे जो बड़े उलमा हैं, मौलाना अशरफ मदनी साहब ने भी इसके ऊपर बयान दिया है, और हम भी कहते हैं टेंशन ही खत्म, गाय को राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे इसको, जब बार बार कहा जा रहा है। और एक तरफ आप बंगाल के अंदर देख लीजिए, वहाँ पर जो हिंदू भाई है वो खुद ले फिर रहे हैं कि हमने पूरे साल का हमारा पालन पोषण यही था, हमारी इसी के ऊपर रोजी थी। बल्कि हम तो भी इसके बाद लोगों से अपील ये करेंगे, लोग दाल खा के भी तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, आलू खा के भी तो गुजारी जा सकती है, आप इसके ऊपर अमल करें, बिल्कुल किसी भी तरह का मीट ना खाए। और जिस चीज के ऊपर प्रतिबंध है, जिसकी किसी चीज के अंदर आस्था है, हम उसके खिलाफ है, उसको सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे हिंदू भाई उसको मानते अच्छी बात है। हम अपने सभी लोगों से कहना चाहेंगे, इस तरह पहली बात तो इस तरह की हरकत कर नहीं रहा, लेकिन अगर कोई करता भी हम उसके खिलाफ है। मजहबी इस्लाम इस चीज के खिलाफ है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, मजहबी इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। हाँ, जब जिस तरीके से बंगाल के अंदर हुआ है, हम यहाँ से भी लोगों से कहना चाहेंगे इसी तरीके से बायकाट करें, बल्कि ये है ना कटिया भैंस वगैरह इनका भी बायकाट कर दे। आज जो सरकार को ये एक मौका मिला हुआ ना लोगों को बहकाने का, काम इनके पास नहीं है, विकास इनके पास नहीं है, तालीम शिक्षा इनके पास नहीं है। इन्हें नजर आता है सुबह उठती पाकिस्तान, फिर नजर आएगा मंदिर, फिर नजर आएगा मस्जिद, फिर नजर आएगा गाय। पूरी राजनीति इसके ऊपर चल रही है, पब्लिक इस टाइम मारामारी के अंदर है। मुझे पूरे देश की जो सिस्टम नजर आ रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है मुझे तो कि कहीं यहाँ पर बहुत जल्द भुखमरी ना जाए, जो देश की कंडीशन बनी हुई है। तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो भी कहते थे दाल रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, अब जिताए। अब बैठकर देखो जिन जिनके घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, सुनारों की दुकानों के ऊपर बिल्डोजर चल रहे हैं, खड़े होकर हाउल्ला कर रहे हैं। हम तो पहले से पिंचे जोड़ रहे थे, मजदूर आज भी वही काम कर रहे हैं, मस्त है हम तो। आपको भी हमारे तरफ से सभी देशवासियों को और आपके चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हकीकत में पत्रकारिता एक इतनी शानदार चीज का नाम है, लोग हेल्प करने का, लोगों की सेवा करने का। लेकिन आज देखा क्या जा रहा है, पत्रकारिता कम की जा रही है, चाटुकारिता ज्यादा की जा रही है। आपने देखा भी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ घूमने के लिए गए, उनसे सवाल किया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप लोगों से सवाल करें, देश की जनता आपके साथ में, हर तरह का हमारा समर्थन आपके साथ में है। सूरत में पुलिस ने अपराध और सोशल मीडिया पर बढ़ती गुंडागर्दी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन रैम्बो के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी करते हुए 73 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड कर लोगों में डर और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने यह अभियान शहर के 11 थाना क्षेत्रों में चलाया। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हथियारों के प्रदर्शन और गैंगस्टर जैसी छवि बनाकर युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के डीसीपी राजदीप सिंह नकम ने जानकारी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को सख्त चेतावनी दी गई है और यदि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश करने वालों पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को शहर में अपराध नियंत्रण और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सूरत पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के विशेष अभियान जारी रहेंगे ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और सोशल मीडिया पर हथियारों और गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके। एसओजी ने ऑपरेशन रैम्बो कल शाम से हाथ धरा है और टोटल 72 आरोपी पकड़े गए। सभी के पास से हथियार मिले हैं, छरी, रैम्बो छरी, तलवार वगैरह हथियार के साथ पकड़े गए। ये आरोपियों का पुराना गुनाहित इतिहास भी है और इन आरोपियों में एक तड़ीपार था, वो भी पकड़ा गया है, आसिफ तलवार करके, जो गुच्छी टॉक डबल मर्डर का आरोपी है। और एक जो स्टेबिंग मारामारी के गुने में डिंडोली में वांटेड है, वो आरोपी भी अरबान आलम खान पठान, वो पकड़ा गया है। इन सभी को स्पेशल अभी एसओजी में इनकी पूछताछ चल रही है, इनको यहाँ पे लाया गया है। चंडीगढ़ में अज्ञात हमलावरों द्वारा स्कूलों को बम धमकी भरा ईमेल भेजे जाने से हड़कंप मच गया है।
21 मई 2026 को भेजे गए इस ईमेल में कई स्कूलों के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय और अंबाला से दिल्ली के बीच रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। धमकी सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और तुरंत ही सभी संस्थानों को अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कई स्कूलों में जांच अभियान चलाया गया और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। वहीं अंबाला और सीएम कार्यालय क्षेत्र में भी सुरक्षा एजेंसियों ने सघन जांच शुरू कर दी है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाकर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के घेराव के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक जैसे मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पुलिस की रोक के बावजूद प्रदर्शन स्थल पर काफी देर तक नारेबाजी और विरोध जारी रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर में ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गुरुवार तड़के सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में कतारों में खड़े नजर आए। भोर होते ही बाबा महाकाल के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का दिव्य और अलौकिक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बाबा महाकाल त्रिपुंड, त्रिशूल और त्रिनेत्र से सजे हुए नजर आए, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मान्यता है कि ज्येष्ठ अधिक मास में बाबा महाकाल के दर्शन और भस्म आरती में शामिल होने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। न्यू दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और तेज तापमान से लोग परेशान हैं। राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी GMR ग्रुप की ओर से एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में वाटर फैन लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों और वहां आने जाने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान के बीच यह व्यवस्था लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग और बाहरी क्षेत्रों में लंबे समय तक रुकने वाले यात्रियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए वाटर फैन की व्यवस्था की गई है, जिससे वातावरण को ठंडा रखने में मदद मिल रही है। यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा कि भीषण गर्मी के बीच इस तरह की व्यवस्था काफी राहत देने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाते हैं और वहाँ की प्रधानमंत्री से 20 बिलियन यूरो का 2029 तक ट्रेड करने का एग्रीमेंट करके आते हैं, तो निश्चित तौर पर यह तो मेलोडी खिलाने वाली बात हुई। लेकिन यह मेलोडी खिलाने पर मेलोनी को मिर्ची लग रही राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जिस तरह से मिर्ची लग रही है, वह बता रहा है कि उनके ननिहाल में उनका कोई पूछनहार नहीं है, इसलिए वो खींच रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जिस सरकार के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, उस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में डीजल का भाव 154% और पेट्रोल का भाव 114% बढ़ा था। तब तो युवा बिल्कुल हताश नहीं हुआ। डिप्रेशन में भारत का युवा नहीं है, डिप्रेशन में राहुल गांधी है और उनको इलाज की भी आवश्यकता है।